हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 9 का जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम पिछला जो टॉपिक थे उससे आगे वाले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो प्रायद्वीप पठार था, जिसके अंदर हमने प्रायद्वीप पठार का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, जो दो रूपों में बटा हुआ था। पहला जो भाग था वो था मध्यवर्ती उच्च भूमियां। क्या था बच्चों? मध्यवर्ती उच्च भूमियां। और जो दूसरा जो भाग था वो था दक्कन ट्रैप। तो हम जो पहला जो भाग मध्यवर्ती उच्च भूमियां थे वो पढ़ रहे थे, उसमें हमने अरावली श्रेणी, दूसरा पूरी राजस्थान की उच्च भूमियां जो टॉपिक था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट, बुंदेलखंड नीच से निर्मित यह भाग ग्वालियर पठार, विंध्य कंगार एवं यमुना नदी के बीच में स्थित है। देखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है उसकी जो चट्टान है वो किसकी बनी हुई है बच्चों? नीच से। किससे निर्मित है? नीच से। और ये क्षेत्र है वो किसके बीच में? ग्वालियर पठार, विंध्य कंगार और यमुना नदी के बीच में स्थित है। तो इसमें याद रख लेना है, ग्वालियर का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ बच्चों? मध्य प्रदेश में। और ये क्षेत्र भी कहां पर आया हुआ है? मध्य प्रदेश में। दोनों के दोनों जो क्षेत्र है कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। और ये यमुना नदी है, आप खुद ही जानते हो, सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है। फिर अपन सेकंड बिंदु की बात करें बच्चों, इस क्षेत्र में सोपानी वेदिकाएं। कैसी वेदिकाएं? सोपानी। सोपानी का मतलब होता है क्रमबद्ध वेदिका। आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कैसे होती है सोपानी। इस प्रकार जो सीढ़ी नुमा, इस प्रकार की जो सोपाएं होती हैं या सोपानी होती है, और उस प्रकार की वेदिकाएं बनती है दोनों साइड से। इस तरह दोनों साइड क्या बन जाती है? वेदिकाएं। तो इस प्रकार की जो वेदिकाएं होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? सोपानी वेदिकाएं। और ग्रेनाइट व बालू के टिब्बे, और इसके अंदर जो चट्टानें हैं वो किसकी है? ग्रेनाइट। और आपको पता ही है ग्रेनाइट किसका उदाहरण माना जाता है? कायांतरित सेलों का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये रूप परिवर्तन होकर बनी हुई है। और ऐसे ये आग्नेय सेल भी है, जो किस रूप में होती है? एसिड आग्नेय सेल। एसिड आग्नेय मतलब अम्लीय आग्नेय सेल, क्योंकि इसके अंदर सिलिका की पदार्थ अधिक होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अम्लीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय सेल। फिर बालू के टिब्बे व गड्ढों की बहुलता होती है, और यहाँ पर बालू मतलब रेत के क्या पाए गए? टिब्बे पाए गए। आपको पता ही है टिब्बे के बारे में, आप खुद जानते हो कि राजस्थान के अंदर भी विभिन्न प्रकार के मरुभूमि के अंदर टिब्बे देखने को मिलते हैं, जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, ये सारे प्रकार के सीप, ये सभी प्रकार के जो टिब्बे हैं वो उसी तरह के टिब्बे यहाँ पर जो बुंदेलखंड बघेलखंड के जो पठार है वहां पर भी रेत के देखने को मिलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। और यदि इस पठार की बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है बच्चों? 500 से 600 मीटर के बीच में है। अब यदि पूछ लिया जाए बच्चों कि इस पठारी क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी नदियां बहती, तो इसमें अभी इसी बिंदु को लेते हैं आगे। बेतवा और कैन, कौन सी दो नदियां? बेतवा और कैन। बेतवा और कैन इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंदर बहने वाली जो प्रमुख नदियां कौन सी बच्चों? बेतवा और कैन। तो इस तरह आपने देखा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के अंदर चट्टानें नीच से निर्मित होती हैं, और ये ग्वालियर, विंध्याचल और यमुना नदी के बीच में स्थित हैं। और इसमें सोपानी वेदिकाएं, ग्रेनाइट, बालू के टिब्बे, और इसकी औसत ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 500 से 600 है। और इनकी प्रमुख नदियां कौन सी हुई बच्चों? बेतवा और कैन। अब अपन मध्यवर्ती उच्च भूमियों का नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, मालवा का पठार। कौन सा पठार है बच्चों? मालवा का पठार। यदि मालवा के पठार की बात करें तो इसका पहला बिंदु देखते हैं। मालवा का जो पठार है वो लावा युक्त काली मिट्टी से निर्मित है। किससे? लावा युक्त काली मिट्टी से निर्मित है। पहला शब्द आया ये लावा। आपको मालूम होना चाहिए लावा क्या। तो बच्चों, लावा एक
ज्वालामुखी प्रक्रिया का एक भाग है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान घटित होता है। देखो यदि आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले अपन एक शब्द लेते हैं मैग्मा। क्या लेते हैं पहले? मैग्मा। क्योंकि मैग्मा से ही लावा का निर्माण होता है। तो मैग्मा क्या है? तो मैग्मा की यदि आपसे पूछी जाए परिभाषा तो याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि होने से चट्टानें पिघलकर बाहर आने लगती है। वो जो पिघला हुआ चट्टानों का पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहता है बच्चों? मैग्मा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्व की अधिक प्रधानता हो जाने के कारण बच्चों अंदर जो चट्टानें होती है वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? पिघल जाती है। और पिघल जाने के कारण बच्चों ये चट्टानें अंदर से वाली जो पदार्थ है द्रव्य अवस्था में हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? धरातल से बाहर आने की कोशिश करता है। और जब धरातल के अंदर जो पिघला हुआ चट्टान का जो मलबा होता है वो क्या कहलाता है? मैग्मा। ये हुई मैग्मा। अब जो मैग्मा धरातल से बाहर आकर ठंडा हो जाता है, मैग्मा जो धरातल से बाहर आकर जो ठंडा हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं बच्चों? लावा कहते हैं। याद रख लेना है, धरातल के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा। और मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? लावा युक्त काली मिट्टी से निर्मित है। और आपको पता ही है जहां पर आग्नेय सेल और लावा से बनी हुई सेलें होती हैं वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी आपको पता ही है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी के उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है, तो इसे अपन रेगूर मिट्टी भी कह सकते हैं, कपास वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। यह क्षेत्र नर्मदा घाटी और अरावली श्रेणी और विंध्य क्षेत्र के मध्य एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में विस्तृत है। और ये जो क्षेत्र है कौन सा? मालवा का पठार। वो कहाँ है? नर्मदा घाटी, अरावली श्रेणी और विंध्य क्षेत्र के बीच में पाया गया, जहां से नदियां लाखों टन मिट्टी तो लाती हैं, साथ में ये काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण बहुत ही क्या होती है? उपजाऊ माना जाता है। तो आपने देखा कि लावा से निर्मित जो काली मिट्टी है वहां पर फसलें बहुत अधिक होने के कारण से क्या माना गया? उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। अपन अब नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, मालवा पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो मालवा पठार की प्रमुख नदियां बेतवा, पार्वती, काली सिंधु, माही और चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो बच्चों याद रखना है कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था बुंदेलखंड बुंदेलखंड का पठार, उनकी प्रमुख नदियां कौन सी थी? बेतवा और कैन। उसी प्रकार इस मालवा के पठार की जो प्रमुख नदियां कौन सी है? बेतवा, पार्वती, काली सिंधु, माही, चंबल और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और चंबल नदी के बारे में आप जानते ही हो, चंबल नदी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 6 जिलों में बहती है। क्या बहती है? 6 जिलों में। और यह जब बहती हुई जब आगे बढ़ती है और अंत में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों के अंदर गली अपर्दन हो जाने के कारण बीहेड भूमि का निर्माण हो जाता है, जहाँ डाकू का आश्रय स्थली मानी जाती है। और आपको मालूम ही है चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर जानापाव की पहाड़ियां जो विंध्याचल पर्वत के अंदर स्थित है। तो इस तरह आपने देखा कि ये सारी की सारी नदियां मालवा के पठार की प्रमुख सारी नदियां। अभी यदि इस बात करें इस पठार के अंदर, इस पठार पर उर्मिल मैदान भी मिलते हैं। उर्मिल मैदान का मतलब होता है धार, जो अपन के वलन के भांति जो लहरदार जो मैदान होते हैं, कैसे लहरिया भांति, उस प्रकार के मैदान मिलते हैं। अब अगली बात करते हैं बिंदु की, उत्तरी भाग को चंबल और उनकी सहायक
नदियों से बीहड़ खंड के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जो हमारे मालवा के पठार का उत्तरी जो भाग है उसको चंबल नदी द्वारा क्या कर दिया गया, बीहड़ खंड में परिवर्तित कर दिया, मतलब चंबल नदी के द्वारा अपरदित कर दिया गया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि चंबल नदी जब भी जिस क्षेत्र में गुजरती है तो बहुत अधिक मात्रा में कटाव करती है, जिसके कारण क्या बन जाता है, बीहड़। और आपने देखा होगा कि राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं सवाई माधोपुर है, कोटा है, करौली, इस पास के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं तो चंबल नदी बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करती है, बीहड़ प्रदेश का निर्माण करती है। यह देश का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गली अपरदित मतलब है अवनलिका अपरदन करती है। गली अपरदित का मतलब होता है कौन सी नलिका अपरदन हुआ, अवनलिका, अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन करती है। तो आपको एक शब्द याद भी होगा, मैंने आपको काफी बार बता भी है बच्चों कि अपरदन क्या है। तो सीधा मैंने आपको क्या कहा, भौतिक एवं मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव। यहाँ पर भौतिक कारक क्या हो, नदियां, और नदियों के कारण जो रेत का कटाव होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अब अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं, विध्यन कंगार। विध्यन कंगार के बारे में यदि अपन देखते हैं तो इसका पॉइंट, बुंदेलखंड एवं विंध्याचल श्रेणी के बीच एक कंगारी भूमि के रूप में स्थित यह एक उबड़ खाबड़ और कटापटा क्षेत्र है। देखो यदि अपन विध्यन कंगार की बात करें तो यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड और विंध्याचल श्रेणी के बीच में एक कंगारी भूमि के रूप में स्थित है। किसके बीच में, बुंदेलखंड और विंध्याचल के बीच में स्थित है। और ये भी भूमि कैसी है, उबड़ खाबड़ और कटा छटा क्षेत्र है। अब यदि आपसे पूछे उबड़ खाबड़ के स्थान पर एक और शब्द भी काफी बार आता है बच्चों, वो है उच्चावच। उच्चावच का अर्थ भी उबड़ खाबड़ ही होता है। तथा कठोर बलुआ पत्थर यहाँ की प्रमुख चट्टानें हैं। और यहाँ के जो बलुआ पत्थर है यहाँ की प्रमुख क्या है, चट्टानें। और आपको पता ही है बलुआ पत्थर किसका उदाहरण माना जाता है, औषधि सेलों का। किसका, औषधि सेलों का क्या उदाहरण है, बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर है वो घर निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए अति उपयोगी माना जाता है, जो परतों के रूप में पाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट में तो लेते हैं विंध्याचल श्रेणी। अब यदि विंध्याचल श्रेणी के अंदर पठार के बारे में जानकारी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। यह श्रेणी नर्मदा घाटी के उत्तर में गुजरात से सासाराम बिहार के बीच 1050 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यदि विंध्याचल श्रेणी की यदि अपन विस्तार को देखते हैं तो बच्चों इसका जो विस्तार है वो कहां शुरू होता है, नर्मदा घाटी से। कहां शुरू होता है बच्चों, नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र, गुजरात से। नर्मदा घाटी के उत्तर में कौन सा है, गुजरात से शुरू होता है। और सासाराम जो कहां पर आया हुआ है, बिहार के बीच 1050 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसके बीच में ये विंध्याचल श्रेणी पाई गई है। तो आपको पता ही है सासाराम बिहार है, एक बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, यहाँ औषधि सेलों की प्रधानता है। कौन सेलों की प्रधानता है, औषधि सेलों की प्रधानता है। अब आपको मैं थोड़ा बहुत सेल के बारे में बता देता हूँ, सेल क्या होती है। यदि अपन सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होती है, तो धरातल के ऊपर स्थित कठोर जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना हुआ भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, चट्टान या सेल। धरातल का सबसे ऊपरी कठोर भाग जो विभिन्न प्रकार के किससे मिला हुआ होता है, खनिजों से बना हुआ होता है या मिला हुआ होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल। और सेल मुख्य रूप से बच्चों 3 भागों में बांटी गई। कितने भागों में बांटी गई, 3। पहले सेल का नाम है आग्नेय। क्या नाम है बच्चों, आग्नेय सेल। दूसरी का नाम है औषधि सेल। तीसरी का नाम है बच्चों कायांतरित। यदि अपन इसे दूसरे नाम पर देखते हैं तो रूपांतरित, ये इसका दूसरा नाम है। अब जो आग्नेय सेल को यदि दूसरे नाम के अंदर देखते हैं तो इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि धरातल पर बनने वाले सबसे पहली सेल कौन सी है, आग्नेय सेल है, इसलिए इसे क्या कहा गया बच्चों, प्राथमिक सेल।
और इसकी यदि अपन पूछा जाए कि आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है? लावा से। किससे होता है? लावा। और लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होती है, ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है, वो सब मैंने बता दिया है। और आग्नेय सेल है वो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा से बना हुआ लावा है, उससे इसका निर्माण होता है। फिर है औषधि सेल। यदि बच्चों औषधि सेल की बात करें तो औषधि सेल का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए औषधों के जमाव के कारण बनी सेल होती है, उसे क्या कहते हैं? औषधि सेल। क्या कहते हैं? औषधि सेल। और यदि अपन तीसरे सेल की बात करें उसका नाम है कयांत्रित या रूपांतरित सेल। जब कभी किसी स्थान पर दो चीज का परिवर्तन आता है, कौन सा? पहला तापमान, पहला कौन सा है? तापमान, और दूसरा दबाव। इन दो चीजों का जब परिवर्तन आता है तो जो मूल सेल है, जैसे आग्नेय हो या औषधि हो, आग्नेय हो या औषधि हो, ये दोनों सेल अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। उस सेल को अपन क्या कहते हैं? कयांत्रित या रूपांतरित सेल। याद रखना, वापस मैं बता रहा हूं बच्चों, जब किसी क्षेत्र में तापमान और दबाव की प्रधानता अधिक हो जाती है, जिसके कारण आग्नेय और औषधि सेल अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? कयांत्रित या रूपांतरित सेल। तो आपको मालूम हो गया सेल कितने प्रकार की होती है और सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार की सेलें में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यहाँ औषधि सेलों की प्रधानता है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से आपको पता ही है हमारे लाल किले का निर्माण हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ है? लाल किले का। जैसे इमारती पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं और लाल बलुआ पत्थर हैं जिनका निर्माण भवन निर्माण के लिए तथा विभिन्न प्रकार की जो हवेलियां उनके निर्माण के लिए भी किया गया है। अगले बिंदु की बात करें, यह श्रेणी एक जल विभाजक के रूप में होती है। ये श्रेणी क्या है? जल विभाजक के रूप में पाई गई। अब किस तरह पाई गई वो मैं आपको बताता हूँ। जल विभाजक के रूप में पाए जाना किस तरह होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अपन थोड़ा सा दक्षिण वाले भाग ही बना देता है बात है। यहाँ पर ये इस प्रकार का ये पठार है, ये लगभग इस प्रकार का ये पठार है। थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया, ये दो वापस इस तरह ये पठार है। और इस जब ये पठार को अपन देखते हैं तो इस साइड की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ की सारी जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती है? अरब सागर। अरब सागर। ये अलग अलग जगहों पर गिरने का कारण क्या है? ये विंध्याचल पठार है। कौन सा है? विंध्याचल पठार। क्योंकि ये बीच से ऊपर उठा हुआ और यहाँ पर पार्ट क्या है? ढलान ऐसे, और जिसके कारण ये इस साइड की सारी नदियां सारी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और इस साइड की सारी नदियां कहाँ गिरेगी? अरब सागर। इस तरह नदियों को दो भागों में बांटने के कारण से क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। यह भाग नर्मदा और सोन जैसे ब्रंश घाटियों का क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी दो नदियां बहती है? नर्मदा और सोन, जिसकी जो ब्रंश घाटियां हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसका अर्थ होता है दरार भी होता है। क्या होता है बच्चों? दरार। दरार का आप जानती हो। और जिन दरारों को आपको पता ही है, जब कभी दरार हो जाती है और उसमें पानी भर रहा रहता है या पानी बहता है तो वो धीरे धीरे दरार क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने के बाद किसका रूप धारण कर लेती है? घाटी का। तो उस घाटी को अपन क्या कहते हैं? ब्रंश घाटी। क्या कहते हैं? ब्रंश घाटी। अगले बिंदु को देखते हैं। विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी है बच्चों? 1200 मीटर। ये विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई है। अपन अब नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, नर्मदा घाटी, जो 7 नंबर है। अब नर्मदा घाटी के बारे में क्या है विशेषता, उसके बारे में देखते हैं। यह घाटी पूर्वी व पश्चिमी लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में फैली हुई है। देखो ये घाटी है पूर्व से पश्चिम के बीच में। किस तरह? पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना किलोमीटर फैली हुई है? 1312 किलोमीटर। और कहां से कहां तक है? विंध्याचल से लेकर सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच में पाई गई। एक साइड विंध्याचल पर्वत है और एक सतपुड़ा का पहाड़ है। इन दोनों के बीच के अंदर कौन सी घाटी पाई गई? नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। अब यदि नर्मदा घाटी के अंदर प्रमुख जो जलप्रपात कौन से हैं?
वो देखते हैं। उससे पहले अपन जलप्रपात होते क्या है उसके बारे में देखते हैं। जलप्रपात का मतलब है पहाड़ों से सीढ़ी नुमा रूप से जल को गिरने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को जलप्रपात कहते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, पहाड़ों से सीढ़ी नुमा जल गिरने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। और आपको पता ही है विश्व के अंदर, भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर और अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के जलप्रपात हैं जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अपन देखते हैं नर्मदा घाटी के अंदर नर्मदा नदी द्वारा बनाए गए जलप्रपात कौन से। पहला जलप्रपात का नाम है कपिल धारा। क्या नाम है बच्चों, कपिल धारा। दूसरे का नाम है दूध धारा। क्या नाम है, दूध धारा। और तीसरे का नाम है सस्य धारा। चौथे का नाम है धुआंधार जैसे दर्शनीय जलप्रपात और संगमरमर की घाटी नर्मदा नदी के अफवाह क्षेत्र में है। और ये सारे जलप्रपात और संगमरमर के पत्थर से बनी हुई क्या पाई गई है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र पाया गया है। तो आपको मैंने जलप्रपात क्या होता है, ये जलप्रपात जो हमारे नर्मदा नदी बनाते हैं उसके नाम भी बता दिए। अब आपको मालूम ही होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, उसका नाम है एंजिला जलप्रपात। कौन सा है, एंजिला जलप्रपात। यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा है, गरसोप्पा जलप्रपात। और गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात है जो शरावती नदी बनाती है। और यदि दूसरे नंबर यदि भारत का सबसे बड़े जलप्रपात की बात करते हैं तो वह शिव सुंदरम जलप्रपात जो कावेरी नदी बनाती है। कौन सी नदी, कावेरी। और अंतिम जो तीसरे नंबर इसको अपन क्रम के रूप में देखते हैं, फर्स्ट नंबर तो अपन का गरसोप्पा हो गया, दूसरा नंबर शिव सुंदरम हो गया और तीसरा नंबर अपन देखते हैं तो ऐना जलप्रपात है। कौन सा है, ऐना जलप्रपात है जो महाबलेश्वर के अंदर है, जो कृष्ण नदी पर बना हुआ है। इस तरह ये क्रमबद्ध भारत के 3 सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। यदि यही बात अपन राजस्थान में लेते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो चूले जलप्रपात है जो चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर हमने नर्मदा घाटी के अंदर नर्मदा नदी पर बने हुए जो जलप्रपात उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अपन एक बिंदु आपके सामने आया संगमरमर। क्या आया बच्चों, संगमरमर। आपको पता ही है इसी संगमरमर के पत्थर से मुमताज के कब्र के ऊपर शाहजहां ने एक ताजमहल का निर्माण किया जो हमारे महत्वपूर्ण जो अजूबे हैं उन सभी अजूबों में से एक है। और आपको पता है ताजमहल है वो पूर्ण रूप से सफेद पत्थर से संगमरमर से बना हुआ है। अब एक शब्द है अफवाह। अफवाह का अर्थ क्या होता है, देखो बच्चों अफवाह का सीधा अर्थ है नदियों की वाहिकाएं। क्या है, नदियों की वाहिकाएं क्या कहलाती है, अफवाह कहलाती। अब अगले बिंदु की बात करें वो है 8 नंबर सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा है, सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र। यदि अपन इसको देखते हैं पूर्व से पश्चिम लंबाई में सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की ब्रज घाटी के बीच में उठा हुआ ब्लॉक पर्वत है। देखो ये इसका विस्तार कैसा है, पूर्व से पश्चिम के बीच। किसके बीच में, सतपुड़ा श्रेणी और नर्मदा से शुरू होता है और ताप्ती की ब्रज घाटी के बीच में उठा हुआ। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा से ताप्ती ब्रज घाटी के बीच में उठा। और ये किस प्रकार का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना गया है। जैसे अपन को औषधि सेल का यदि उदाहरण या अपन को देखा जाए तो ये इसी रूप में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। और इस तरह आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण माने जाते हैं और ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण माने जाते हैं और प्राचीन पर्वत के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब अगले बिंदु की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई 770 मीटर है। इसकी सतपुड़ा पहाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 770 मीटर है। अगले बिंदु की बात करें अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी का क्या होता है, उद्गम स्थान। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोन, देखो अमरकंटक से जो 2 नदी निकलती है नर्मदा और सोन, ये जो नर्मदा नदी है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर। कहाँ गिरती है बच्चों, अरब सागर। और ये सोन है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों नदियां अलग अलग जगहों पर जाकर गिरती है। धूपगढ़ के समीप स्थित पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक पर्यटक स्थल है। धूपगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर
ठीक है। वहां पर एक पचमंडी नामक स्थान है, वहां पर क्या एक पर्यटक स्थल है, मतलब लोग वहां पर मनोरंजन के रूप में जाते हैं। और आपको पता ही है पर्यटन के परिभाषा, पर्यटन एक यात्रा है जिसे व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से ना करके बल्कि आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है। वापस सुन लेना, पर्यटन एक यात्रा है जिसमें व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से ना कर आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, इस क्षेत्र में नीस और बैसाल्ट सेलें मिलती है। और कौन सी? नीस और बैसाल्ट। और बैसाल्ट किसकी उदाहरण माना जाता है बच्चों? आग्नेय सेल का। किसका है? आग्नेय सेल। अब आपको बताइए, ग्रेनाइट भी आग्नेय सेल का उदाहरण है और बैसाल्ट में क्या है? आग्नेय सेल का उदाहरण। तो इसमें अंतर क्या है? तो इसमें बच्चों अंतर एक ही है बच्चों, बैसाल्ट है वो सार्य सेल है, सार्य आग्नेय सेल। याद रखना, बैसाल्ट है वो सार्य आग्नेय सेल है और जो ग्रेनाइट है बच्चों वो अम्लीय आग्नेय सेल है। इस तरह हमने बच्चों मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में हमने प्रायद्वीप पठार के जो टॉपिक था उसके सभी पार्ट है या भाग है उनका सबका अध्ययन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम दक्कन ट्रैप के जो महत्वपूर्ण भाग है उन सबका अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।